नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट रोंगटा हॉस्पिटल जयपुर। आज हम आपसे स्ट्रोक यानी लकवे के बारे में बात करेंगे। इनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और जो प्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है और इनको कितनी देर में इनका इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और ये कितने घातक हो सकते हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक यानी लकवा जो कि दो कारण से हो सकता है। लकवे के जैसे एक हाइपरटेंसिव ब्लीड बोलते हैं कि अगर बीपी बढ़ने की वजह से सर की छोटी छोटी नसें फटना, उसकी वजह से ब्लीड हो सकता है, उसकी वजह से लकवा सकता है। और एक जो लकवे का टाइप होता है दूसरा कि लकवे में थक्का उठ के ब्रेन की नस को ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने की वजह से ब्रेन के पार्ट को ब्रेन की ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है और उसकी वजह से लकवा आ जाता है। अब जो हाइपरटेंसिव ब्लीड है और जो हाइपरटेंसिव ब्लीड की वजह से जो लकवा हुआ है और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यानी थक्के की वजह से हुआ है, तो उनको हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। और जो थक्के की वजह से होता है उसका कारण मोस्टली हार्ट डिजीज पेशेंट्स हो सकते हैं, तो ये वहाँ से थक्का उठ के जा सकता है। या जो कैरोटिड अपनी जो बड़ी जो सप्लाई करती है बड़ी नस ब्रेन को, जिसको कैरोटिड कहते हैं, उसके अंदर भी कभी कभी प्लैक बनते हैं। जो प्लैक बनते हैं वहाँ से थ्रोम्बस बन के ब्रेन की वेसल्स में ब्लॉक कर सकता है। अब जो पेशेंट का प्रेजेंटेशन होता है डिपेंड ऑन कि एरिया कौन सा इन्वॉल्व कर रहा है ब्रेन का, उसकी वजह से हो सकता है। अगर ये ब्रेन जनरली जो हाइपरटेंसिव ब्लीड जो लकवे के पेशेंट होते हैं उनको वन साइडेड वीकनेस होती है, यानी हेमीपैरेसिस बोलते हैं कि एक हाथ और एक पैर काम नहीं कर रहे, साथ में बोल भी नहीं पा रहे हैं या निकलने में दिक्कत हो रही है, और या उनको कंप्लीट बेहोशी भी हो सकती है अगर ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व है लकवे की वजह से। अब हम जो प्रेजेंटेशन आपने देखा कि इनको वीकनेस की वजह से हो सकता है। इवन कभी कभी जो ऑक्सीपिटल एरिया होता है ब्रेन का पीछे का हिस्सा, अगर उसमें अगर लकवा आता है तो विजन इम्पेयरमेंट के साथ में भी आ सकता है कि दिखाई देने की कंप्लेंट भी हो सकती है, दिखाई कम दे रहा है लेकिन जो इनमें स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं जनरली इनमें एक जो सिग्नल्स मिलते हैं हमें, जिनको ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कभी कभी छोटा सा स्ट्रोक की हिस्ट्री होती है कि उनको थोड़ा सा वीकनेस हुई थोड़ी देर के लिए और वो इम्प्रूव हो गई। कभी कभी ये जो वीकनेस होती है 24 आवर्स तक भी रह सकती है, जिसको ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स अगर कभी आए हैं तो इग्नोर ना करें इनको। आप अपने डॉक्टर्स यानी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के यहाँ पे संपर्क करें जहाँ पे सीटी और एमआरआई अवेलेबल हो। आपका प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। आप तुरंत ही अपन हॉस्पिटल में अगर ये सिम्टम्स हैं आपको तो वहाँ पे जाएं। आप वहाँ पे आपकी जो न्यूरोसर्जन है वहाँ या न्यूरोलॉजिस्ट है वो आपका सीटी कराते हैं। सीटी करा के सीटी एक जो प्राइमरी और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है ब्रेन के लिए, तो उसमें अपन ये रूल आउट करते हैं कि ये हाइपरटेंसिव ब्लीड है या थक्के की वजह से। थक्के की वजह से वहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन स्ट्रोक में जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर लकवा किसी पेशेंट को आया है, आपके किसी जानकार को आया है, तो विद इन 90 मिनट्स में एक इंजेक्शन दिया जाता है जो कि थ्रोम्बस बना हुआ है तो उसको डिजोल्व करने के लिए। हाइपरटेंसिव ब्लीड में अगर पेशेंट है तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते कुछ की, लेकिन बीपी को कंट्रोल करेंगे, वहाँ एडिमा को बढ़ने से रोकते हैं और वहाँ पे ब्लीड ना बढ़े उसके लिए मैनेज करते हैं। लेकिन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में पेशेंट को विद इन 90 मिनट्स ज़रूरी है लेके आना, उससे उनको थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं। तो विद इन 90 मिनट्स, अगर 90 मिनट्स नहीं जो विंडो पीरियड है वो अभी एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड बोलते हैं उसको, 3.5 आवर्स तक या 4.5 आवर्स तक भी वो इंजेक्शन दिया जा सकता है। अगर वो टाइमली अगर वो गोल्डन पीरियड में नहीं आ पाते हैं तो वीकनेस परमानेंट और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होने का डर रहता है। साथ में अगर ये लगता है कि पेशेंट 3.5 आवर्स के साथ में नहीं आ पाया है तो इनको क्या कि एक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी भी की जाती है कि मैकेनिकल एंडोवेस्कुलर जो कि तार डाल के यहाँ से तार से और वो थ्रोम्बस को निकाल दिया जाता है। तो अपन का जो ये सोचते हैं कि स्ट्रोक भी लाइलाज है कि टाइम के साथ में अपन बहुत बार मैंने यहाँ पे देखा है, मेरे यहाँ पे कुछ पेशेंट होते हैं जो कि सर मैं यहाँ पे झाड़ा लगवा लाता हूँ, यहाँ पे परिक्रमा देके आ जाता हूँ। कुछ लोग ऐसे कुछ धाम हैं जहाँ पे भी जाने के लिए बोलते हैं। तो अपन
वो ठीक है, आपकी श्रद्धा एक अपनी जगह पे अच्छी है, लेकिन ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है कि अपने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया और अपन का पेशेंट स्टेबल ही नहीं है, अपन वहाँ पे लेके जाएं और वहाँ पे भी कभी कभी वहाँ तक पहुँचते रास्ते में भी बहुत बार दिक्कतें हो सकती हैं। तो प्लीज़ मेरी ये सलाह मानना है कि आपको टाइमली मैनेजमेंट में मैनेज कराना है। अगर वहाँ से आपका डॉक्टर बोलता है कि हाँ स्टेबल हैं, तब लेके जाइए, अननेसेसरी आप उनको इधर उधर मूवमेंट ना कराइए पेशेंट का। और इनका जो है कि स्ट्रोक का अपनी वो होती है कि स्ट्रोक के कि पेशेंट इम्प्रूव नहीं होते, हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में मोर्टेलिटी है। ऐसा नहीं है कि 70 to 90% पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आता है, और टाइम के कुछ पेशेंट्स को टाइम थोड़ा लगता है, क्योंकि अपन ने उस टाइम को गंवाया है। क्योंकि जो गोल्डन पीरियड में पेशेंट्स आते हैं उनमें 70% 90% पेशेंट में रिकवरी तुरंत आ जाती है, क्योंकि अगर थ्रोम्बोलाइसिस किया है, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की, अगर अपन ने लेट किया है तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वो भी कुछ पेशेंट को महीने भर लगता है, कुछ को 1.5 महीने लगता है, या 2 महीने के अंदर पेशेंट्स का इम्प्रूवमेंट हो जाता है। थोड़ा बहुत वीकनेस साथ में रह सकती है। अब जो हाइपरटेंसिव ब्लीड वाले पेशेंट्स हैं और थ्रोम्बेक्टमी, हमें जो इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने बताया सिटी, उनमें हमें रूल आउट करना है कि हाइपरटेंसिव ब्लीड है या नहीं है। अगर हाइपरटेंसिव ब्लीड नहीं है तो पेशेंट को फिर प्लान होता है थ्रोम्बोलाइसिस के लिए, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर अगर पेशेंट विंडो पीरियड में नहीं आया है, 3.5 आवर्स के अंदर नहीं आया है, और कुछ क्राइटेरिया ये है कि साइज पे डिपेंड करता है कि स्ट्रोक कितनी एरिया में आया है, पेशेंट की एज पे डिपेंड करता है, और पेशेंट के अगर कोगुलेशन फैक्टर्स की मतलब ब्लीडिंग टेंडेंसी वगैरह उस सब पे भी डिपेंड करता है। अगर ये सारे फैक्टर्स नॉर्मल हैं, अगर विद इन अपने क्राइटेरिया के अंदर हैं, तो इनको थ्रोम्बोलाइसिस किया जाता है। और अगर थ्रोम्बोलाइसिस नहीं कर पाते हैं तो फिर हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी भी कर सकते हैं, थ्रोम्बस निकाल सकते हैं। और इवन ये पेशेंट्स को जैसे कभी कभी बहुत बार हेमीस्फीयर में भी इन्फाक्ट हो जाता है कि पूरा ब्रेन का आधा हिस्सा हो गया, तो वहाँ पे डिकम्प्रेसिव सर्जरी भी की जाती है कि जिससे कि ब्रेन को स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग की वजह से और ब्रेन कंप्रोमाइज होता है, तो उसके लिए की जा सकती है। अब जो हाइपरटेंसिव ब्लीड वाले पेशेंट्स में होता है कि हमें बीपी को मेंटेन करना है, साथ में जो एरिया जो ब्लीड ने किया है तो वो इतना ना हो कि हम उसको दूसरे वाला जो पार्ट है ब्रेन को उसको कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर वो छोटा है तो धीरे धीरे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया जाता है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। अगर ये लगता है नहीं ये थ्रेटनिंग है कि दूसरे पार्ट को ब्रेन को प्रेशर कर रहा है, दबाव कर रहा है, तो इस ऐसे में ये थ्रोम्बस को जो ब्लीड हुआ है उसको निकाला जाता है, क्रेनोटमी की जाती है और ऑपरेशन किया जाता है। और बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको इम्प्रूवमेंट मिलता है, तो आप ऑपरेशन से भी ना डरें, और इसके इलाज और स्ट्रोक के इलाज के लिए तुरंत ही हॉस्पिटल में करें। जनरली जो इसका जो होता है फेस, आर्म, लेग और इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, इवन वॉइस इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसको फास्ट के प्रोटोकॉल के हिसाब से दिया जाता है। तो आपको तुरंत ही, अगर आपके किसी रिलेटिव को अगर ऐसे वीकनेस आई है तो तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि इसका पहले रूल आउट करना ज़रूरी होता है। और थ्रोम्बोलाइसिस अगर टाइमली हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है, पेशेंट का इम्प्रूवमेंट इमीडिएट भी आ जाता है। तो आप तुरंत अपने किसी रिलेटिव का अगर है तो तुरंत ही उसका इलाज कराएं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अदर वीडियो देखने के लिए या और जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।